गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंप्यूटर क्लासेस फॉर ऑल। फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली वाइज आप मैं जितने भी लेक्चर मैंने पढ़ाया है सबको आप वन बाय वन देखिए और मेरी गारंटी है कि आपको प्रोग्रामिंग आ जाएगी। लेकिन आपको सिर्फ सारे वीडियोस देखने ज़रूरी हैं, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग टॉपिक दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम में हर बार आया है, जिसका नाम है ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का जो कंप्यूटर की बात हम लोग कर रहे हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, इस ये हर बार एग्जाम में आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट यूनिट में हम लोग फर्स्ट यूनिट के लास्ट होने से पहले तक कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना, जिससे कि आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाए। इसके बाद हम लोग फर्स्ट यूनिट के लास्ट की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हम प्रोग्रामिंग करने स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट खत्म होते होते आपको प्रोग्रामिंग आ जाएगी, इस बात की गारंटी है। सिर्फ फर्स्ट यूनिट में थोड़ी चीज़ें थ्योरेटिकल हैं, उसके बाद से सब प्रोग्रामिंग हमें पढ़नी है दोस्तों। तो ब्लॉक डायग्राम की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम को समझते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को कंप्यूटर की डिफिनीशन एक बार रिवाइज कर दूं। मैंने लास्ट टाइम आप लोग पढ़ाया भी था। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कुछ इनपुट लेती है, उसकी प्रोसेसिंग करती है ऑन द बेसिस ऑफ सम गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और उसके बाद एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती है और उसको आउटपुट डिवाइस पे सेंड कर देती है। अब ये कंप्यूटर की डिफिनीशन है। उसके बाद मैंने बताया था कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, हार्डवेयर हो सकते हैं या सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। हार्डवेयर टेंजिबल होता है, जिसे आप टच करके एक्सपीरियंस फील कर सकते हैं, टच करके देख सकते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट करता है। फिर सॉफ्टवेयर बताया था जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो टेंजिबल नहीं है, उसे आप टच नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके टास्क को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो उसे हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एक तरह से सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है और उन प्रोग्राम जो हमारे टास्क के लिए, अब वो दो तरीके का मैंने सॉफ्टवेयर बताया था, चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है, चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूजर्स के एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, वीएलसी प्लेयर हो गया, या नोटपैड हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, एमएस ऑफिस हो गया। ये सारा का सारा हमारी ज़रूरत के हिसाब से एमएस वर्ड बनाया गया, एमएस एक्सेल बनाया गया ऑफिस के अंदर सारा। ये सारे के सारे क्या हैं, किसी शॉपकीपर के लिए एक ऑटोमेट करके सॉफ्टवेयर आपने बना दिया, मेडिकल स्टोर वाले के लिए, लाइब्रेरी के लिए आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया। हम अपने एप्लीकेशंस के लिए, हम यूजर अपनी लाइफ को इजी करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जाते हैं और वो उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर ही वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट कर सकें। और उसके बाद वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हम हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। थ्रू सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की चीज़ पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास जाएगी, वहाँ से वो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। ये चीज़ें मैंने लास्ट टाइम आपको डिस्कस किया था, एक आर्किटेक्चर बना के भी दिखाया था। इसके आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को। कंप्यूटर को और बेटर वे में समझने के लिए हम लोग सबसे पहले कंप्यूटर का डिफिनीशन लिख लेंगे आप लोग, जो मैंने आप लोगों को समझाया था लास्ट टाइम, ठीक है ना। उसके बाद कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम ड्रा करेंगे, जिसमें बेसिकली हम यदि बात करें तो कंप्यूटर को हम लोग ब्रॉडली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट बोल दूँ, ठीक है। एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना, और इसके ऊपर होता है मेमोरी यूनिट, और लास्ट होता है दोस्तों आउटपुट यूनिट, ठीक है। इसको थोड़ा और नीचे बनाता हूँ। इनपुट यूनिट, इसे बोलते हैं हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे सीपीयू भी हम लोग बोलते हैं,
और ये है आउटपुट यूनिट, ये है मेमोरी यूनिट। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको हम लोग ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट सीयू, ठीक है। दूसरा है, यदि मैं बात करूं तो इसे बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे को हम लोग ALU भी बोलते हैं। और ये होता है CPU रजिस्टर्स, CPU बहुत सारे CPU रजिस्टर्स होते हैं। एक यदि ब्रॉडली उसको कैटेगराइज करूँ तो एक है जनरल पर्पज रजिस्टर एंड दूसरा है स्पेशल पर्पज रजिस्टर। ब्रॉडली 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपकी सबसे पहले इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड CPU रजिस्टर्स। क्लियर है दोस्तों। इनपुट यूनिट से डेटा CPU को पहुंचता है दोस्तों, लेकिन ये डेटा कभी भी डायरेक्टली CPU को नहीं पहुंचता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इनपुट यूनिट से डेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को डायरेक्टली नहीं पहुंचता है, ये पहले मेमोरी यूनिट को जाता है, मेमोरी यूनिट से डेटा फिर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को पास किया जाता है। क्लियर है। और ये डेटा इनपुट यूनिट से मेमोरी यूनिट के पास जाता है, मेमोरी यूनिट से उठ करके वो डेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाता है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस करती है। उसके बाद वो डेटा आउटपुट यूनिट को सेंड किया जाता है। क्लियर है ना। देखिए होता क्या है दोस्तों, आपको कंप्यूटर पे कोई प्रोसेसिंग करनी है तो सबसे पहले इनपुट यूनिट के थ्रू हम CPU को डेटा एज ए इनपुट प्रोवाइड करते हैं। तो इनपुट यूनिट का काम क्या है, एक्सटर्नल वर्ल्ड से यूजर के थ्रू या किसी डिवाइस के थ्रू हमारा डेटा को कैप्चर करना है ना। ये इनपुट यूनिट में कोई कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, कोई सेंसर हो सकता है, कोई कैमरा हो सकता है जो डेटा कैप्चर कर रहा है। तो इनपुट यूनिट का काम क्या है, एक्सटर्नल वर्ल्ड से डेटा को कैप्चर करना, डेटा को कैप्चर करके वो सिंक्रोनाइज वे में वो डेटा CPU को भेजना है। लेकिन डेटा कभी भी CPU के पास डायरेक्टली नहीं पहुंचता। डेटा सबसे पहले कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट में, अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, मेमोरी यूनिट में भी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो डेटा आपका प्राइमरी मेमोरी में जाता है और प्राइमरी मेमोरी से उठ करके वो डेटा जैसे ही CPU खाली होता है, क्योंकि CPU इज रनिंग अ नंबर ऑफ टास्क साइमल्टेनियसली, तो CPU जैसे ही आइडल होता है वैसे ही डेटा CPU को पास कर दिया जाता है। CPU उस पर कुछ अरिथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करके उस डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। और उस प्रोसेसिंग के ड्यूरेशन में मीन्स ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या है, वो जो डेटा आया है उस पर कुछ अरिथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करें जैसे रिक्वायरमेंट है। और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे एंड लॉजिक, और लॉजिक, नॉट लॉजिक, ये सारे लॉजिकल ऑपरेशंस आगे मैं डिस्कस करूँगा, उनको परफॉर्म करता है। उसके बेसिस पे उस डेटा की प्रोसेसिंग जब हो जाती है तो इस प्रोसेसिंग के ड्यूरेशन पे डेटा को कई बार CPU को स्टोर करने की, टेम्पोरली स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। वो स्टोरेज, टेम्पोररी स्टोरेज CPU के अंदर ही कुछ मेमोरी यूनिट बनी होती है जिसे हम लोग रजिस्टर्स बोलते हैं, है ना। उन रजिस्टर्स में आपका डेटा स्टोर करता है, ठीक है।
और ये सीपीयू के अंदर ही बना होता है। ये रजिस्टर सीपीयू के चिप के अंदर ही उस मदरबोर्ड में एक मदरबोर्ड के अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है, बेसिकली सीपीयू प्रोसेसर ही है ना। और उस प्रोसेसर चिप के अंदर जिसे हम लोग कह रहे हैं उस सीपीयू के अंदर ही रजिस्टर्स ये फैब्रिकेटेड होते हैं। तो अपनी प्रोसेसिंग के ड्यूरेशन पे जो इंटरमीडिएट रिजल्ट रखता है वो इन रजिस्टर्स में रखता है ऑपरेशन के ड्यूरेशन पे। तो उन रजिस्टर्स से डेटा की प्रोसेस रजिस्टर और अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके रजिस्टर का हेल्प लेके जहाँ जरूरत हो स्टोर कर करके और डेटा पे प्रोसेसिंग करके उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और फिर उस डेटा को या तो डायरेक्टली आउटपुट यूनिट को सेंड कर देता है या थ्रू मेमोरी यूनिट आउटपुट यूनिट को सेंड कर देता है। क्लियर है ना। अब इन सारे ड्यूरेशन इन सारे कंपोनेंट्स को मैंने देखा कि इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर, आउटपुट यूनिट, ये सारे के सारे कुछ ना कुछ टास्क कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस कंट्रोल यूनिट की। ये कंट्रोल यूनिट एक तरह से इस कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम है जो इस सारे कंपोनेंट्स को, चाहे इनपुट यूनिट हो, चाहे आउटपुट यूनिट हो, चाहे मेमोरी हो, चाहे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो, रजिस्टर्स हैं, ये सारे के सारे सिंक्रोनाइज वे में ये सारे के सारे इसकी कम्युनिकेट करें एक दूसरे से। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल यूनिट। और ये क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल भेजता है सबको, टाइमिंग कंट्रोल करता है सब सारे कंपोनेंट्स का, जैसे कि सारे सिंक्रोनाइज वे में एक्सेस करें। जैसे मान लीजिए कि आपका हाथ एक हॉट प्लेट पे पड़ गया, तो हॉट आयरन पे पड़ गया, तो आपका माइंड तुरंत कंट्रोल सिग्नल भेजता है उसे हटाने के लिए। आपके न्यूरॉन तुरंत कंट्रोल सिग्नल भेजता है, आप हटाते हैं हाथ को। तो वो और यदि आपने वो सिंक्रोनाइज वे में नहीं हुआ, टाइमिंग डिले हो गया, तो सारा क्या होगा, आप प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसी तरीके से ये सारी की सारी यूनिट सिंक्रोनाइज वे में प्रॉपर टाइमिंग के साथ जब रिक्वायर्ड हो उसी टाइम पे उस ऑपरेशन को परफॉर्म करे, इसके लिए कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करता है और जिससे कि सारे के सारे सिंक्रोनाइज वे में कम्युनिकेट करती हैं। तो इनपुट यूनिट की हम बात करें, अब हम लोग को ये ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद हम लोग को एक एक करके सारी यूनिट को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे इनपुट यूनिट, और इनपुट यूनिट को बताएंगे कि दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू कैप्चर द raw data from outside world and for that we use some input devices like keyboard, mouse। क्लियर है। तो इन इनपुट डिवाइसेस से डेटा को कैप्चर करेगा, कैप्चर करके और सेंड करेगा, मीन्स यहाँ से यहाँ तक एक इस्टेब्लिश करेगा पाथ, कम्युनिकेशन पाथ, और मेमोरी यूनिट को डेटा आपका ट्रांसफर कर देगा। और मेमोरी यूनिट को हम लोग कम्प्लीटली एक अभी डिस्कस करेंगे सारा। मेमोरी यूनिट में से डेटा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें कुछ अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अरिथमेटिकल ऑपरेशन देखिए, यदि मैं बात करूं बेसिकली तो कंप्यूटर को एडिशन के अलावा कुछ नहीं आता है, सिर्फ एडिशन ही करता है। यदि सब्ट्रैक्शन भी करना है तो क्या करता है, टूज कम्प्लीमेंट निकाल के एडिशन करता है ना। वो आगे आप लोग थर्ड सेमेस्टर में सीखेंगे जब आप लोग को माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करता है तो रिपीटेटिव एडिशन करता है, सब डिवीजन करना है तो रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन कर लेता है। तो ऑपरेशन एक ही आता है कंप्यूटर को, एडिशन। तो उन्हीं एडिशंस का ही यूज करके डिफरेंट अरिथमेटिकल ऑपरेशंस जो उस डेटा पे परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करता है ऑन द बेसिस ऑफ की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है कंपाइलर को, क्या प्रोसेसिंग करनी है ना। उसके बेसिस पे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे उस पर कुछ अरिथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन परफॉर्म करेगा, या कुछ लॉजिकल ऑपरेशन। जैसे लॉजिकल ऑपरेशन की बात करें तो एक होता है एंड लॉजिक, उसके बाद होता है नॉट लॉजिक, और लॉजिक, नॉर लॉजिक, XOR लॉजिक, है ना। ये सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोग, नैंड लॉजिक, ये सारे लॉजिक्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे।
तो उनके बेसिस पे डिसीजन लेकर के प्रोसेस करके, और इन प्रोसेसिंग के ड्यूरेशन पे सीपीयू को दो तरीके की रजिस्टर्स की जरूरत पड़ती है। सीपीयू रजिस्टर्स क्या होते हैं? सीपीयू के अंदर ही फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ एक मेमोरी, फ्लिप फ्लॉप के कलेक्शन से बना हुआ एक मेमोरी यूनिट होती है जिसे हम लोग रजिस्टर्स बोलते हैं। अब फ्लिप फ्लॉप क्या है? एक तरह का सिक्वेंशियल सर्किट है। देखिए जो ये हम लोग पढ़ते हैं ना लॉजिक गेट्स, अभी मैं आगे आप लोगों को डिस्कस करूंगा, इसे हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं, जिसका आउटपुट सिर्फ इस करंट इनपुट पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ डिवाइसेस जिसे हम लोग सिक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं, जिसका आउटपुट करंट इनपुट और प्रीवियस आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है, उसे सिक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप एक तरह का सिक्वेंशियल सर्किट है जो कि आप लोग आगे पढ़ेंगे डीएलडी सब्जेक्ट में। उसके बाद उन फ्लिप फ्लॉप एक तरह से वो स्टोरेज यूनिट की तरह काम करता है, स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट है। तो रजिस्टर इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट। तो रजिस्टर की जरूरत सीपीयू को इसलिए पड़ती है कि जो ऑपरेशन कर रहा है उसके इन बिटवीन यदि कोई रिजल्ट कहीं रखना है ना, कहीं से डेटा आ रहा है उसको टेम्पोरली कहीं स्टोर करना है, तो सारे के सारे काम रजिस्टर्स में किए जाते हैं। सीपीयू के पास कुछ जीपीआर का मतलब होता है जनरल पर्पस रजिस्टर्स, 12 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं और कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं। जैसे कि एक स्पेशल पर्पस जिसका टास्क पहले से डिफाइन है, कुछ रजिस्टर ऐसे हैं जिनका इंटेंडेड टास्क पहले से डिफाइन है, उसी टास्क को उन्हें करना है, तो उनको हम लोग स्पेशल पर्पस रजिस्टर बोलते हैं। और कुछ रजिस्टर जो जनरल टास्क के लिए यूज किए जाते हैं उसे हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर बोलते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर में जैसे कि एक एक्यूमुलेटर है, एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर जिसका नाम है एक्यूमुलेटर, वो क्या करता है कि ऑपरेशन करने के टाइम पे इंटरमीडिएट रिजल्ट को होल्ड करता है, ठीक है ना। ऐसे ही एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या होल्ड करता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट टास्क क्या करना है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा है उसका एड्रेस होल्ड करता है, कि जैसे ये टास्क कंप्लीट हुआ तो स्टैक पॉइंटर से एड्रेस देखा जाएगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो टास्क है वो टास्क परफॉर्म करने लगे। तो स्टैक पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फायर। ऐसे ही इंडेक्स पॉइंट, ऐसे ही इंडेक्स पॉइंटर होता है। ऐसे बहुत सारे स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स डिफाइन होते हैं। क्लियर है? तो इनका इन प्रोसेसिंग के ड्यूरेशन पे इनकी मदद लेता है प्रोसेसर, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन करने के ड्यूरेशन पे। और कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल होता है इन सारे के सारे यूनिट से सिंक्रोनाइज वे में ये सारे टास्क करें, इसके लिए कंट्रोल सिग्नल सेंड करता है। इसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद डेटा जब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है तो ये आउटपुट यूनिट में सेंड कर दिया जाता है, और आउटपुट यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है उसको एंड वर्ल्ड पे, आउटसाइड वर्ल्ड पे डिस्प्ले करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, है ना, ये सारे पे हम लोग, प्रोजेक्टर हो गया, तो उस पर हम लोग आउटपुट यूनिट पे डिस्प्ले कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है दोस्तों। इसको आप सबसे पहले कंप्यूटर का डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद ये ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, आप पहले इनपुट यूनिट हेडिंग डालोगे, इनपुट यूनिट को पूरा एक्सप्लेन करोगे, फिर अर्थमेटिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हेडिंग डालोगे, बताओगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ओवरऑल प्रोसेसिंग यहीं पे हो रही है ना। और इसको 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीपीयू रजिस्टर्स और कंट्रोल यूनिट। फिर इन तीनों पार्ट्स को एक एक करके हेडिंग डाल के आप इनको एक्सप्लेन करेंगे, फिर मेमोरी यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे, फिर आउटपुट यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? और आप लोगों को मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग के एक्सप्लेनेशन में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मेमोरी यूनिट को पढ़ेंगे। क्लियर है ना? और इन लॉजिक गेट्स के ऑपरेशंस को समझेंगे। थोड़ा सा आप लोग जो चीज़ें बताता हूँ वो सेम डे ही पे ही एक बार लिख लिया करें, नोट्स बना लिया करें। नोट्स मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपके अपने हैंड रिटन नोट्स ही सबसे बेस्ट होते हैं। ओके? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी गारंटी है कि आप एक ही हर वीडियो देखते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग जिसको आ गई उसको बाकी आगे की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना टफ नहीं होगा। क्लियर है? ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।